वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक स्पेशल लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने, परमार वंश की प्रशासनिक व्यवस्था। जनरली हम लोग परमार वंश आपके सामने कर रहे थे क्वेश्चन फॉर्मेट में, लेकिन परमार वंश की जो प्रशासनिक व्यवस्था हम लेक्चर फॉर्मेट में आपके सामने लेकर आए हैं। तो इसका उद्देश्य यह है कि आपका जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी है और साथ ही साथ अगर आप मेंस लिखने की भी प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपके लिए सुचारू रूप से हो चुके हैं। और साथ में हम लोग पूरी तरह से साथ में आपके सामने नोट्स भी कंप्लीट है, वो भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेक्चर की। उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि पहली बार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि परमार वंश का जो प्रशासनिक व्यवस्था लेक्चर फॉर्मेट में आपके साथ समझाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपके ज़रा से भी थोड़ी सी लापरवाही सिद्ध होती है तो मैं इसके लिए हमेशा आपका आभारी रहूँगा, और अगर कुछ कमी रह जाती है तो फिर उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हमारे पॉइंट से और धीरे धीरे समझते हैं परमार वंश किस प्रकार प्रशासन चलाता था। तो परमार वंश की सबसे प्रशासनिक व्यवस्था का जो मेन आपका जो सेंटर पॉइंट होता था वो होता था राजा। ठीक है, राजा कई सारे हुए जिनके राजाओं के बारे में हमने एक एक करके पढ़ा है। ठीक है, कैसे कैसे परमार वंश स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, फिर टिहरी गढ़वाल राज्य में परिवर्तित हुआ, हम सब जानते हैं। राजा क्या होता था, राजा निरंकुश राजा नहीं था। एक कहते हैं एक निरंकुश राजा, राजा निरंकुश नहीं था। ठीक है, और निरंकुश बिल्कुल नहीं था। वो राजा क्या करता था, जो मंत्रियों की सलाह से काम करता था। ठीक है, मंत्री की सलाह से काम करता था, और ये मंत्री जो थे 6 प्रकार के थे, जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 6 प्रकार के मंत्री होते थे। ठीक है, तो इन जो 6 प्रकार के मंत्री हैं इनका जिक्र हम अभी करेंगे थोड़ी देर बाद। और राजा का जो पुत्र होता था, राजा का जो पुत्र होता था उसे टीका टीका कहा जाता था या कुमार कहा जाता था। ये आप नोट भी कर सकते हैं, राजा के पुत्र को टीका या कुमार कहा जाता था। अब हम इसमें आगे अब बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने अब देख लिया। अब नोट्स फॉर्मेट में देख लेते हैं। पवार वंश को पंवार वंश भी कहा जाता है। ठीक है, पनवार वंश भी कहा जाता है। और राजा सर्वोच्च अधिकारी होता था, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। राजा निरंकुश नहीं था, वो मंत्रिमंडल के परामर्श तथा प्राचीन परंपरा को आदर करते थे। ये आपको बात क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज़ हमने और पढ़ी, राजा के पुत्र को टीका या कुमार कहा जाता था। ठीक है, अब इन मंत्रियों के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ये मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, अब मंत्री देखिए, मंत्री में जो 6 मंत्री थे, एक होता था मुख्तार। ठीक है, जो अलग अलग प्रकार के, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। मुख्तार का कार्य क्या था, गोलदार का कार्य क्या था, दूसरा गोलदार, तीसरा फौजदार, चौथा चणू, फिर चौपदार और थोकदार। ठीक है, इन मंत्रियों के बारे में अब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, इनके कार्य क्या क्या होते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेंस लिखने में बहुत ज़्यादा काम करती। ठीक, सबसे पहले मुख्तार का कार्य देखते हैं। ठीक है, मुख्तार आप एक तरीके से आप सोच लो कोई राजा के बाद मुख्य वजीर होता था, या आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रपति है तो फिर मुख्तार प्रधानमंत्री हो गया, और इसी के अंडर में सारे काम होते थे। पहली चीज़ ये हो गया मुख्तार। जो सर्वोच्च मंत्री होता था उसे मुख्तार कहा जाता था। दूसरा होता था आपका गोलदार। ठीक है, गोलदार का कार्य क्या होता है कि वो समझ ले एक डिफेंस ऑफिसर हो गया। जैसे हमारे सीडीएस है ना, वर्तमान में चीफ डिफेंस ऑफिसर, वो सुरक्षा अधिकारी होता है ना, उसे गोलदार। गोलदार को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे आप मान के चलिए, ये किसी राज्य का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये किसी राज्य का क्षेत्रफल है, ये मान के चलते परमार वंश। ठीक है, परमार वंश। ठीक, और ये क्या है, एक गोल क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और इसकी सुरक्षा की ये चारों ओर ये सुरक्षा इसकी करे जा रहे हैं, सिपाही कर रहे हैं, और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किस पे है, गोलदार पर। ठीक है, गोलदार कौन हो गया, चीफ डिफेंस ऑफिसर, आप आज की तुलना कर सकते हैं। तो हमने 2 चीज़ें पढ़ ली, एक तो पढ़ ली आपका, एक हमने पढ़ लिया मुख्तार जो प्रधानमंत्री होता था, दूसरा गोलदार होता है चीफ डिफेंस ऑफिसर। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, अब देखिए, अब कोई राज्य है, राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बटा, राज्य मतलब देश। अब एक राजा का राज्य को आप देश कह सकते हो, उस क्षेत्रफल को कह सकते हो राज्य। जो राजा का राज्य है वो छोटे छोटे परगनों या प्रांतों में बता होता था, प्रांत या परगना। ठीक है, उस परगने का जो एक सैनिक अधिकारी होता था। ठीक है, मैं परगने के सैनिक अधिकारी की बात ही कर रहा हूँ। जो आपका गोलदार है वो तो पूरे राज्य की जिम्मेदारी उसके पास है, लेकिन राज्य छोटे छोटे परगनों में विभाजित था। परगनों का जो सैनिक शासक होता था, जो सर्वोच्च सैनिक अधिकारी होता था, वो कहलाता था फौजदार। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक हो गया। फिर एक मंत्री होता था आपका दीवान। ठीक है, दीवान, जो दीवान का कार्य आप नाम से समझ सकते हैं, जिसको पूरा आय व्यय का लोखा जोखा जो करने वाला अधिकारी होता है वो कहता है, आप समझ लीजिए कि वित्त मंत्री।
एक तरीके से ये वित्त मंत्री था, दीवान, ठीक है। दीवान होता था आपका वित्त मंत्री, इसका सारा आय व्यय का लेखा जोखा काम इसका होता था, ठीक हो गया। फिर उसके बाद होता था कि जो आपका चणु संदेश वाहक, मतलब ये भी एक मंत्री होता था, संदेश वाहन का काम, जैसे मान के चलो गुप्तचर हो गए, और एक राज्य एक परगने से दूसरे में संदेश पहुंचाना है, तो ये चणु संदेश नहीं पहुंचाता था, ये मुख्यमंत्री होता था, इसी के अंडर में संदेशवाहक होते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर एक हमने चौथा पढ़ा है, पांचवा पढ़ा है चौबदार, ठीक है। चौबदार क्या होता था? एक राजा के साथ चांदी का दंड लेकर चलने वाला, मतलब चलने वाला, आप सैनिक कहिए या सिपाही कहिए, आप उसे कह सकते हैं चौबदार होता था, जो मतलब आप समझ सकते हो कि उसका एक लीगल मतलब आप कह सकते हो, मतलब ये होता था कि किसी तरह से राजा के ऊपर कोई आंच आने से पहले मैं चांदी का दंड लेके आगे चल रहा हूँ, तो मेरे ऊपर पहले आंच आएगी, फिर राजा के ऊपर कोई आंच आ सकती है, हमारे राजा को टच नहीं कर सकता, तो वो राजा के प्रतीकात्मक रूप से चलता था, ठीक। और ये जो सबसे मुख्य काम होता था थोकदार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद है थोकदार, क्योंकि परगना, जो राज्य जो परगनों में विभाजित था, उसमें जो राजस्व वसूली, जितना भी वहाँ से टैक्स कलेक्शन होना है, चाहे भूमि का टैक्स हो या कोई और वन का टैक्स हो या आप गृह का टैक्स हो, किसी कई प्रकार के टैक्स हो, उनको भी पढ़ेंगे। और वो उनका जो कार्य होता था थोकदार का, उनको थोकदार का कार्य वो होता था, ठीक है। और जिनको कमीन या सियाणा भी कहा जाता था, ठीक है, सियाणा भी कहा जाता था, इस चीज़ को आप देख के चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ गया कि 6 के 6 जो उसके मंत्री के सदस्य होते थे, उनका किस प्रकार से कार्य किया जाता था, ठीक है। ये PDF फॉर्मेट भी आपके सामने है, और एक एक पॉइंट आपको क्लियर करके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, जो थोकदार होता था, जो थोकदार है, वो अपने टैक्स का कलेक्शन कैसे करता था, तो वो भी हमारे लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। थोकदार क्या करता था कि थोकदार परगने का अधिकारी हो गया, उस प्रत्येक परगने के प्रत्येक गांव में, ठीक है, एक किसी प्रभावशाली व्यक्ति को चुनता था और उसे ग्राम का प्रधान नियुक्त करता है, जैसे आजकल भी व्यवस्था है प्रधान नियुक्त करने की, ठीक है। और प्रधान का काम होता था कि गांव में राजस्व इकट्ठा करना, ठीक है, राजस्व इकट्ठा करना। और ये राजस्व प्रधान थोकदार को नहीं देगा, वहाँ एक पटवारी होगा, ठीक है, उस गाँव का या 5-6 गाँव का एक पटवारी होगा, वो पटवारी का काम प्रधान से पैसा इकट्ठा करना है, और पैसा इकट्ठा करके वो अपना थोकदार के पास जमा कर देता था, ठीक है। तो प्रधान का जो पद होता था, वो कहते थे कि वंशानुगत, उस तत्कालीन काल में आज जैसे इलेक्शन होता है, उस समय प्रधान का पद वंशागत होता था। फिर से आप ध्यान करके चलिए, परगने के अंदर गांव, परगने के अंदर क्या है, आपके गांव है, आपको चीज़ को बिल्कुल अच्छे चलना है, ठीक है। परगने के अंदर गांव है, ठीक है, गांव में एक प्रधान है, ठीक है। प्रधान क्या काम करेगा? टैक्स कलेक्ट करेगा, पटवारी को देगा, ठीक है, और पटवारी क्या करेगा? वो थोकदार को सौंप देगा, ठीक है। ओके, अब एक राजस्व कर का नाम है औताली। औताली होता था एक राजस्व कर का प्रकार है, ठीक है। और सदाव्रत एक अनुदान होता था, जो धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग या तीर्थयात्रियों के भोजन आदि की व्यवस्था के लिए प्रयोग होता था। ये दोनों ही लिए जाते थे, ठीक है। एक राजस्व कर औताली और सदाव्रत, ये दोनों के दोनों कलेक्ट करने का काम किसका था? प्रधान का था। पटवारी का काम नहीं, याद रखिएगा, पटवारी का काम सिर्फ लेना है प्रधान से और जाके जमा कर देना है थोकदार को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम धीरे धीरे इसकी आर्थिक व्यवस्था पे चलते हैं, ठीक है। अब हमने राजस्व कर तो पढ़ लिया, ठीक है, राजस्व कर। अब ये राजस्व कर का मतलब है कि राज्य के लिए जो कर के द्वारा आय होने वाली है। अब ये कर का प्रकार नहीं है, राजस्व कर के अंदर कई सारे प्रकार के कर आते हैं, उन करों को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे मुख्य जो कर था वो था सिरती, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है सबसे प्रमुख कर कौन सा था, वो था सिरती। और ये जो सिरती होता था, ये 1/3 जो होता था कर के रूप में लेते जाते, ठीक है। सिरती मुख्य स्रोत सिरती था। और पवार शासक कृषि उपज का 1/3 कर के रूप में जैसे तिहाड़ कहा जाता था, ठीक है। और दूसरा क्या होता था कि उर्वरता के आधार पर भी इसका विभाजन किया जाता था, ठीक है। तो राज्य की आय का प्रमुख स्रोत सिरती था, ठीक है, लेकिन जो कृषि के रूप में कर जाता, कृषि के रूप में कर लिया जाता था, वो उसे कहा जाता था तिहाड़ कर, ठीक है। इस चीज़ को आपको बड़े ध्यान से चलिएगा, ठीक है। ओके, और होता कितना था? 1/3 के रूप में, ठीक है। 1/3 बहुत ज़्यादा होता है, जनरली 1/6 हिस्सा होता है, लेकिन तत्कालीन समय में आप कह सकते हो कि कर की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। 1/3 अगर किसान का आप लेके चले गए तो उसके पास बचेगा क्या बेचारे के पास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ में क्या था कि राज्य में लोहा, तांबा, ग्रेफाइट, सीसा, अभ्रक, शिलाजीत आदि मिलते थे। इन सब में भी सर्वाधिक आय लोहे व तांबे की खानों से होती थी। ये भी आप चीज़ें ध्यान कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम समझते हैं तत्कालीन समय में भूमि की व्यवस्था कैसी होती थी। पवार शासन की जो भूमि व्यवस्था है, उस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका देखने को मिलता है? ये मिलता है कत्यूरी शासकों का। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परमार कालीन, वनडे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, परमार कालीन जो भूमि व्यवस्था थी, उसमें
कौन से प्राचीन वंश का प्रभाव देखने को मिलता है, तो उसका आंसर हो जाएगा कत्यूरी शासक। यहाँ तक आपका मामला क्लियर है। फिर आगे पढ़ते हैं। भूमि की नापतोल पद्धति, आपने सुना होगा धूलि पाथा का प्रचलन, ठीक है। धूलि पाथा का जो प्रचलन शुरू किया गया था वो किया गया था अजय पाल के द्वारा। भूमि की नाप के लिए पाथा का प्रचलन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। ओके। अब क्या होता था कि राजा अपनी भूमि, जो आपकी भूमि का स्वामित्व, जैसे आपने सामंतवादी व्यवस्था सुनी होगी, या आपके वेतन के बदले भूमि देना, ठीक है, इकता व्यवस्था, इस प्रकार के आपने मुगल काल में या इतिहास में कई सारे आपने पढ़ा होगा, गुप्त काल में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो उनके द्वारा, जो राजा के द्वारा भूमि दी जाती थी, वो 3 प्रकार से दे सकती थी। वो 3 परिस्थितियाँ कौन सी थी वो देखते हैं। ये 3 परिस्थितियाँ इस प्रकार थी। 3 परिस्थितियों का जिक्र हम कर लेते हैं। ये 3 थी। पहली थी संकल्प या विष्णु प्रीति कहा जाता था। दूसरी थी रौद, तीसरी थी जागीर, ठीक है। संकल्प, विष्णु प्रीति, रौद या जागीर। आप एक याद रखिए, संकल्प, रौद, जागीर। संकल्प, रौद, जागीर। अब संकल्प क्या है? अब आप किसी आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो आप संकल्प ग्रहण करते हैं कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मैं संकल्प आज से लेता हूं कि मैं ये फलाना काम गलत नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, मतलब इस तरह का संकल्प लिया जाता है। तो वो किनके सामने लिया जाता है? ब्राह्मणों के सामने लिया जाता है। ब्राह्मण तो पूजा पाठ करेगा, तो वो संकल्प या विष्णु प्रीति जो भूमि होती है, विष्णु से भी याद रख सकते हैं, विद्वान या ब्राह्मणों को दिए जाने वाली भूमि, ठीक है। दूसरा रौद। रौद को आप रौद्र से टैली कर सकते हैं। रौद्र क्या होता है कि सैनिकों को, जो वीर गति प्राप्त करने वाले सैनिक और बहुत ज़्यादा वीरता से लड़ने वाले सैनिक हैं, उनको या उनके परिवारजनों को देने वाली जो भूमि रौद या रौद्र आप कह सकते हो, उसको रिलेट करने के लिए भूमि का नाम तो रौद है। ये दूसरी भूमि होगी। तीसरी होती थी जागीर, जो राज्य के अधिकारियों की दी जाती थी। कभी कभी क्या होता था कि वेतन न देकर उनको जागीर दी जाती थी कि आप वो जागीर ले लीजिए और उस जागीर से जो भी आपका उत्पादन होता है उससे आप अपना घर परिवार चलाइए। तो ये 3 प्रकार की भूमि होती थी, ठीक है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद आता है थातवान, ठीक है। एक थातवान आता है, ठीक है। थातवान क्या होता था कि पवार काल में भूमि को थात कहा जाता था, ये आपको याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या होता था कि अब 3 तरीके से भूमि दे दी गई। अब संकल्प दे दो, चाहे रौद दे दो, चाहे जागीर दे दो। जिसके पास ये चली गई, ये भूमि जिसके पास ये चली गई, चाहे वो विद्वान के पास जाए, चाहे सैनिक के पास जाए, अधिकारी के पास जाए, वो बन गया थातवान, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। आज मैं आपके सामने एक ना लास्ट में एक क्या कहते हैं आइडियल आंसर भी लेके आया हूँ कि जो लोअर पीसीएस में 100 वर्ड्स में लिखने के लिए आता है एक आइडियल आंसर, उसका लास्ट में एक फॉर्मेट भी लिखा गया है कि परमारकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर चर्चा करिए। तो उस समय आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना है, उसको आंसर को 100 वर्ड में समेटना है। वो एक आइडियल आंसर भी आपके सामने लास्ट में ऐड कर रखा है। थोड़ी क्लास लंबी होगी, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ताकि मैं एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करके चल सकूं, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया इन तीनों प्रकार की जो भूमि किसी को भी अगर आपने दे दी है राजा ने, चाहे वो आपने रौद दे दी है, चाहे जागीर दे दी है, चाहे आपका संकल्प दे दी है, तीनों को दे दी तो थातवान कहलाता था। यहां तक क्लियर है। अब थातवान एक प्रकार से भूमि का स्वामी होता था और थातवान राजा द्वारा दी गई भूमि पर पहले से बसे कृषकों को नहीं हटा सकता। अब जो कृषक वहां बैठे, भूमि का स्वामी अलग चीज हो गया, अब वो कृषक वहां बैठे हुए हैं। अब थातवान थोड़ी वहां पे खेती करेगा, कृषक खेती करेंगे, तो उनसे खेती करवाते थे और कृषकों को मजदूरी दे देते थे या कोई अन्न दे देते थे। इस प्रकार से ये चलता था व्यवस्था। अब उसके बाद आता था एक प्रकार का खर। ये सब राजस्व वसूली, राजस्व के स्रोत की बात चली जा रही है। स्थिरति पढ़ लिया आपने, फिर उसके बाद आपने ये पढ़ लिया एक कर, और आपने और पढ़ा था तिहाड़ कर पढ़ा था। अब ये खायकर क्या होता था? खायकर देखिए, अब क्या होता था कि थातवान जो भूमि का तो मालिक हो गया, ठीक है। अब उसकी भूमि पर कुछ किसान बसे हुए हैं, ठीक है। अब किसान क्या करेंगे? किसान तो उपजाऊ अपना अन्न का उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाते थे? वो खायकर कहलाते थे। जो किसान थातवान के खायकर कहलाते थे। खायकर एक कर नहीं है, खायकर एक पद है, या आप कह सकते हो कि नाम है कि भाई मेरे भूमि पे जो किसान मेरे अंडर में काम कर रहा है, मेरी भूमि पे काम कर रहा है, वो मेरा खायकर हो गया, ठीक है। और खायकर क्या कहता था? भूमि स्वामी क्या कर, भूमि स्वामी तो उत्पादन नहीं करेगा, वो उसको राजस्व देते थे, या तो अन्न देते थे या आपका भेंटे देते थे। तो इसे खैकर भी कहा जाता था या खायकर कहा जाता, दोनों एक ही बात है। खैकर थोड़ा हमारी गढ़वाली भाषा का शब्द है और खायकर एक नॉर्मल भाषा का शब्द है, तो आप खायकर या खैकर भी कह सकते हो। तो बिल्कुल याद रखिएगा, खायकर वो हुआ जो थातवान की भूमि पर बसा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक भूमि का दास होता था, ये हमने पढ़ा था, कैनी जिसे कहा जाता था, ठीक है। अब देखो, थातवान जो भेंट में मिली भूमि है, ठीक है, भेंट में मिली भूमि है, तो वो क्या होता था कि उस भाग पर स्वयं खेती करता था। ऐसा तो नहीं कि सारे भूमि कृषक को दे दी, ठीक है। जैसे मान के चलो ये उसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, इतना भाग
ऑलरेडी किसान यहाँ बसे हुए हैं, ठीक है, यहाँ किसान बसे हुए हैं, ये किसान अपना खेती कर रहे हैं और थातवान को दे रहे हैं अपना राजस्व दे रहे हैं। कुछ भाग पर थातवान ने अपना घर बना लिया यहाँ पर, ठीक है, और थातवान क्या करता था, कुछ कुछ भाग का खेती करता था, ठीक है, और अपने नौकर चाकर को भी उसने यहाँ पर जगह दे दी कि भैया तुम अपना यहाँ पे घर बना लो, और घर बनाकर वो भी इससे यहाँ पे अपने अपने लिए और नौकरों के लिए खेती करवाता था। तो ऐसे नौकर क्या कहलाते थे, भूमि के अंदर बसाए हुए नौकर क्या कहलाते थे, भूदास या कैनी कहलाते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। फिर आता था एक सिरतान, ठीक है। सिरतान क्या होता था, इसमें थोड़ा सा आपको अंतर समझना होगा, ठीक है। सिरतान क्या होता था कि एक जो बाहर से आए हुए कृषक, बाहर से आए हुए कृषक उसको बसा देता था अपनी भूमि पर। मैं कैनी चीज अलग हो गया, कैनी तो हो गया भू का दास, जो उसके अंदर मतलब उसकी नौकरी करेगा, उसके सेवा करेगा, उसको थोड़ी सी बसा दिया, जगह दे दी कि भाई तू यहाँ पे आकर रह ले। लेकिन सिरतान क्या हुआ, सिरतान बाहर से आए हुए कृषक है, बाहर से आए हुए कृषक को वो अपने भूमि पर बसा देता था, जो खुद स्वेच्छानुसार जिस पे अपना काम कर रहा है। जैसे जो किसान पहले बसे हुए, मान के चलिए जो किसान पहले बसे हैं, जो किसान पहले बसे हैं वो तो कहलाएंगे आपके खाएकर, पहले से बसे हुए हैं। भूमि मुझे आज मिली है, लेकिन भूमि मुझे आज भेंट मिली है, तो ऑलरेडी तो किसान वहाँ बसे हुए हैं, तो वो तो हो गया खाएकर, ठीक है। और दूसरा कैनी या दास, जो छोटा सा पार्ट में आपको दे दिया था ना कोने में कि भैया तो अपना काम कर और मेरी भी खेती करता रहे और थोड़ा सा मुझे भी देता रहे और मेरे सेवा भी करता रहे। फिर होता है सिरतान। अब सिरतान क्या थे, ये यहाँ पे नहीं थे। एक तो यहाँ पर हो गया आपका खायकर, ये खायकर मान लीजिए, यहाँ पर आपका थातवान हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपका भूदास हो गया, भूदास यहाँ पे हो गया। अब जो बाहर से आए हुए किसान हैं, बाहर से आए हुए किसानों को भी अगर आवश्यकता पड़ने पर बसा देता है यहाँ पे उसको बसा देता है बाहर से आए हुए किसानों को, तो उनको क्या कहा जाता है, सिरतान कहा जाता है। और आवश्यकता पड़ने पर ये इनको हटा भी सकता है, ठीक है, हटा भी सकता है, वापस भी भेज सकता है, इनको सिरतान कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चीज़ों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब क्या होता था कि गढ़ नरेशों ने भूमि का जो बांटा था ना, कितने भागों में बांटा गया था, वो भूमि को 3 भागों में बांटा था। एक संजायत भूमि, बेनाब भूमि, केसरे हिंद भूमि, ठीक है। ये तीनों भूमि किस प्रकार थी वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए अब देखो संचायत भूमि क्या होती है। संचायत भूमि, देखिए एक गांव है, इस गांव में ये पूरा ये गांव है, गांव का क्षेत्रफल है, ये भूमि आप गांव में है, ठीक है। अब देखो गांव में कई सारे लोग रह रहे हैं, उन्होंने अपने छोटे छोटे खेत बांट लिए हैं, ठीक है। ये खेत बटे हुए हैं किसानों के। कुछ भूमि ऐसी है जो किसी प्रकार को बांटी नहीं गई है, किसान कृषकों को या आपका थातवान को दी नहीं गई है, कृषकों के पास वो भूमि नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जो भूमि है, इस भूमि को कहते हैं संजायत भूमि, जो पूरे गांव का अधिकार होता था। वो गांव के लोग उस कॉमनली उस पर कोई अपना खेती करते थे, या आपका हाट बाजार बना लिया, या कोई और उत्पादन कर लिया, ठीक है, तालाब बना लिया, इस प्रकार से वो काम करते थे जिससे वो पूरे संपूर्ण गांव के लिए उपयोग में आ सके। तो ऐसी भूमि को संजायत भूमि कहा जाता है, जिसका बंटवारा नहीं किया हो गया हो और गांव, संपूर्ण गांव का उस पर स्वामित्व हो, ठीक है, संपूर्ण निवासियों के पास वह भूमि हो, ऐसी भूमि को संजायत भूमि कहा जाता है। फिर एक बेनाब भूमि है, ठीक है। ऐसी भूमि जो गांव से दूर होती थी, ठीक है, जिसका कोई नाप नहीं होता था, उसका कोई नाप नहीं लिया गया, वेस्ट लैंड इसे कह सकते हो, ठीक है, और उसमें भी गांव का स्वामित्व होता था। यहाँ पर भी क्या होता था कि आप जैसे टीले बना देना, या आप खेल के मैदान बना देना, या आप जैसे पंचायत, खाप पंचायत, इस प्रकार की जो भूमि आप कहते हैं ना बेनाब भूमि, गांव का स्वामित्व होता था, उस पर कोई खेती नहीं की जाती थी, बस गांव का स्वामित्व होता था, ठीक है। और एक होती था बंजर भूमि, जहां पर कभी खेती ना की गई हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिफरेंट नाम है, केसरे हिंद भूमि, ठीक है, ये नाम डिफरेंट है। आप याद रख सकते हैं कि परमार वंश में बंजर भूमि, जिस पर कभी खेती ना की गई हो, ना खेती की जा सकती, तो उस भूमि को क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन में आएंगे आपके संजायत भूमि, बेनाब भूमि, केसरे हिंद भूमि या बंजर भूमि। तो उस भूमि को कहा जाता था केसर ए हिंद भूमि, ठीक है। और इसका अधिकार किस पे होता था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो राज्य सरकार के पास होता था, राजा के पास इसका स्वामित्व होता था, ठीक है। इस प्रकार से ये भूमि का हिसाब किताब था, ठीक है। ओके, अब ये चीज़ें नॉर्मल हैं जिसको आप देख सकते हैं, या आप आज भी गांव में चलती हैं, ठीक है। सिंचाई के लिए गूल, खाल, घराट का प्रयोग करते थे, ये नॉर्मल है। छोटी नहर को गूल कहा जाता है, आज भी गाँव में छोटी नहर को गूल कहा जाता था, ठीक है। और भूमिगत जल को एकत्र करने बनाए गए क्षेत्र को क्या कहा जाता है, नौला, ये भी आज के हमारे पहाड़ में सब की जाती है, ठीक है। और जल संरक्षण के लिए बनाए गए तालाब को खाल कहा जाता है, ये भी आप जानते होंगे, बड़ा आसान है, ठीक है। ये सब गाँव में आज भी चीज़ें चलती हैं, गूल, नौला, खाल, ये आप हम समझते हैं। और दूसरा हम समझते हैं घराट, जिस पे पानी भरने जाते हैं, लेकिन गलत है। पनचक्की या आटा पीसने के लिए प्रयोग किए गए उपक्रम को घराट कहा जाता है, ठीक है। आप जानते होंगे जैसे चारों यहाँ पर आपका आटे की मशीन लगा दी, जहाँ पर आटा पीसने की मशीन लगी हुई है, चक्की लगी हुई है, और यहाँ पर बैल होते हैं, उनको चारों तरफ से घुमाया जाता है, इस तरीके से घुमा घुमा के इसमें क्या आटा पीस जाता है, ठीक है। तो ये जिसे क्या कहता है, घराट कहा जाता था। यहाँ पे क्लियर हो गया मामला। आगे अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
अब देखते हैं टकसाल नीति या सिक्कों का प्रचलन। उस समय सिक्कों का प्रचलन क्या था, ठीक है। गढ़वाल में बेसिकली 3 ही राजाओं द्वारा सिक्के ढालने का उल्लेख मिलता है। ये राजा कौन थे? फतेहपति शाह, प्रदीप शाह और पद्म शाह। इसको आप एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको जो उल्लेख किया गया है, हरिकृष्ण रतूड़ी द्वारा सर्वप्रथम इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि फतेह शाह ने, ये आ सकता है एग्जाम में, फतेह शाह द्वारा अष्टकोण रजत मुद्रा जारी की गई थी। इसके अलावा जऊ एक प्रकार की मुद्रा है जो लद्दाख टकसाल में बनती थी, लद्दाख से भी बन के आती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक मुद्रा आपकी बनती थी लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ टकसाल में। वो कौन सी थी? माफ़ कीजिएगा, लखनऊ नहीं, लद्दाख टकसाल में ही बनती थी। और जो एक मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि जो 50% का बराबर एक फर्रुखाबादी रुपया होता था, ठीक है, और एक तिमासी बराबर 10% होता था, और 40% के बराबर एक गढ़वाली रुपया होता था। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो ये उस समय के प्रकार का मुद्रा का प्रचलन था। इतना डीप में हमें नहीं जाना है। मेन हमारा जो पॉइंट बनता है यहाँ पर वो बनता है जो अष्टकोण मुद्रा और जऊ एक प्रकार की मुद्रा है जो लद्दाख के टकसाल में बनती थी, और फतेहपति शाह के समय इसका प्रचलन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हमारा टकसाल और मुद्रा संबंधी भी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। अब हम देखते हैं परमारकालीन राजनीतिक व्यवस्था, जिसके अंदर सबसे पहले हमारी न्याय व्यवस्था होती है, ठीक है। न्याय का जो मेन काम होता था वो पंचायतों के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है। पंचायतों के द्वारा ही न्याय व्यवस्था का काम किया जाता था, और पंचायत के निर्णय ही सर्वमान्य होते थे, ठीक है। तो इनका क्या कहता था कि जैसे वादी प्रतिवादी नर नारी पंचों के सम्मुख बिना किसी संकोच को उपस्थित होकर अपनी बात रखते थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वकील आदि की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। पंचायत का निर्णय ही सभी को मान्य होता था, ये आपको बिल्कुल ध्यान देखें। और जो नॉर्मल मामले होते हैं, नॉर्मल मामले वो पंचायत देख लेती थी, और बहुत अधिक गंभीर विवाद होता था वो उच्च अधिकारी तक ही पहुंचते थे, ठीक है। और उसके बाद अगर फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो अंत में पहले पंचायत फिर उच्च अधिकारी, फिर भी संतुष्ट नहीं हुए तो राजा के दरबार में आप इसको जा सकते थे, ठीक है। और दंड का प्रकार क्या था तत्कालीन समय में? सामान्य अपराधों के लिए सामान्य आर्थिक दंड, और विशेष अपराधों के लिए अपराधी की संपत्ति छीनी जा सकती थी, ठीक है। और उसके बाद मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, मृत्यु दंड बहुत ही कम दिया जाता था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रख सकते हैं न्याय व्यवस्था को। अब देखते हैं सैन्य व्यवस्था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी परमारकालीन शासन में। सैन्य व्यवस्था में सबसे पहले, सैन्य व्यवस्था में जाने से पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं एक तो गोलदार की और फौजदार की, जो ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। गोलदार आपको समझ आ गया, जो पूरे राज्य का आपका सैन्य व्यवस्था का मंत्री या प्रधान होता था, जिसे मैं सीडीएस की संज्ञा दे रहा हूँ, ठीक है। और फौजदार का होता था, प्रत्येक परगने का जो सैन्य अधिकारी होता था वो फौजदार होता था। ये आप बिल्कुल क्लियर हो गई चीज़ें, ठीक है। उसके बाद क्या करते थे कि ये जो कहते थे कि परमार वंश के शासक मुगल बादशाहों के जैसे ही अपने सैनिकों की नियुक्ति खुद ना कर फौजदार या गोलदार के द्वारा कराते थे, ठीक है। अब ये सैनिक किस प्रकार होते थे, सैनिकों की व्यवस्था देखते हैं। इनको जो विभिन्न पलटन में व्यवस्थित, सेना गढ़ सेना विभिन्न पलटन या प्लाटून में व्यवस्थित, जिन्हें ये 3 वर्ड याद रखिएगा, लोहवा, बाधन और सलाण कहते थे। ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सेना जो विभाजित थी, पलटनों का नाम क्या था प्लाटून का? वो लोहा, बाधान, सलाण कहते थे, ठीक है। तो पहले तो क्या था कि बाद में मैदानी क्षेत्र से आए हिंदू तथा मुसलमानों की भर्ती बाद में करी गई, और यह व्यवस्था बाद में चेंज हो गई, लेकिन ये प्रारंभ की व्यवस्था हो जाती है। तो ये इसकी आपकी सैन्य व्यवस्था हो गई है, ठीक है। इसके डीपली हमने इसको लिख रखा है, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वेतन चुकाने के लिए फौजदार को किसी परगने की जागीर तथा गोलदार को नगद राशि भी दी जाती थी। ये सब चीज़ें सैन्य व्यवस्था में आप पढ़ सकते हैं बड़े आराम से, मेन चीज़ आपको मैंने बता दी है। अब देखते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था क्या थी वो तत्कालीन समय, ठीक है। तो गढ़वाल शासक की कुल देवी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता था? राज राजेश्वरी कहा जाता था, ठीक है। और पवार शासकों में गोरखनाथ पंत भी देखा होगा आपने, अजयपाल के बारे में मैंने पढ़ा था। गोरखनाथ पंत में आदि पुरुष भी कहा गया है, कई सारी संज्ञा दी गई है। और गढ़वाल का सबसे प्रतापी शासक अजयपाल भी गोरखा पंथ का अनुयायी था। जी आप यहाँ पे देख के चल सकते हैं सांस्कृतिक और धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत, ठीक है। अब साहित्यिक व्यवस्था देखिए। साहित्यिक व्यवस्था में क्या था कि इन्होंने बहुत सारे कवियों, ठीक है, साहित्यकार आदि को बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने सम्मान दिया, ठीक है। जिसमें देखिए भरत कवि, ठीक है, भरत कवि, मेधाकर, मौलाराम आदि बहुत ज़्यादा ये प्रमुख कवि और इतिहासकार थे, ठीक है। और इसकी राजभाषा गलवाड़ी थी, गढ़वाली थी, ठीक है। और इसी युग में अनेक पवाड़ों की रचना हुई। पवाड़े आप जानते हैं, पवाड़ों जिसमें जीतू भगवाल, गढ़ सुम्याल, मालू राजूला, भानु भोपेला आदि की बहुत ज़्यादा मतलब ये पवाड़ों की चर्चा होती है, जो लोक कथाएं या पवाड़े जिनको कहा जाता है, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। इन मतलब आपको कवियों को उन्होंने संरक्षण प्रदान किया, बहुत अच्छा था। जैसे फतेहपति शाह ने बहुत अच्छे कवि, रतन कवि हो गया, ठीक है, मतीराम हो गया, रामचंद्र हो गया, जटाशंकर आदि को संरक्षण प्रदान किया था। तो इसके लिए भी ये
लगन से लगे रहते थे, ठीक है। और अब इस काल में कुछ साहित्यिक रचना है जिनके बारे में मैंने आगे लिख दिया है, इनको आप देख सकते हैं अच्छे से। रतन कवि की हम चर्चा कर चुके हैं, फतेह प्रकाश पढ़ चुके हैं, मेधाकर शर्मा की रामायण प्रदीप, ठीक है, जटाधर मिश्र की फतेह शाह कर्ण, भूषण कवि की फतेह प्रकाश ग्रंथ, ठीक है, फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि की है। मतीराम की वृत्त कौमुदी हम पढ़ चुके हैं, मौलाराम गढ़ राजवंश, ठीक है, और कवि शंकर की वास्तु शिरोमणि ग्रंथ हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देवराज कृत की गढ़वाल राजा वंशावली, भवानी दत्त जय विजय नाटक, ठीक है, और मियाँ प्रेम सिंह गुलदस्त तवारिख ई कोहो, भरत कवि ज्योतिका की जहांगीर विनोद, रूप मोहन सकलानी की गढ़ वीर महाकाव्य, और सभासार ग्रंथ सुदर्शन शाह, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें हमें हम पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हैं और आप इनको याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और याद करके इनको अच्छे से आप देख सकते हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं, चित्रकला का विकास, ठीक है। चित्रकला के में बहुत ख्याति प्राप्त चित्रकारों को आश्रय देने का इनका प्रारंभ किया गया था। और एक आप देखेंगे, राजपुत्र मित्र कला की पहाड़ी शाखा में एक नई पद्धति का विकास किया जो गढ़वाली कलम के नाम से प्रसिद्ध है। गढ़वाली कलम क्या है? देखिए, अब कभी एग्जाम पूछा जा सकता है कि गढ़वाली कलम क्या है। गढ़वाली कलम क्या है? गढ़वाली कलम क्या है? पवार शासकों के शासनकाल में श्यामदास तोमर और उनके वंशजों से राजपूत मित्र कला की पहाड़ी शाखा में एक नई पद्धति का विकास किया गया जो गढ़वाली कलम के नाम से प्रसिद्ध है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एक 25 वर्ड्स के क्वेश्चन में भी, ठीक है, मेंस के लिए, ठीक हो गया। उसके बाद क्या होता है, गणराज्य से मुगल शैली की चित्रकला आरंभ करने का श्रेय रामदास, श्यामदास और उनके पुत्र केहरदास को जाता है, ठीक हो गया, ये हो गया। फिर उसके बाद मंगत राम के पुत्र मौलाराम, जो बहुत ज़्यादा चित्रकला के एक्सपर्ट थे, अपने पिता से मुगल शैली की शिक्षा प्राप्त करी थी, उसकी आरंभ रचना शैली की थी, आरंभ किया था मौलाराम ने अपने उस्ताद मुंशी विलोचन का पुत्र राम सिंह का उल्लेख किया गया था इस चित्र में, ठीक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो श्यामदास और उनके पुत्र केहरदास, ये कैसे आए थे? ये आए थे आपके जब राजा सुलेमान सिको थे ना, सुलेमान सिको ने शरण ली थी पृथ्वीपति के शाह के समय, तो ये उनके साथ ही आए थे। और उनको बढ़ाने का जो कार्य जाता है वो जाता है इनके मौलाराम को, मंगत राम के पुत्र को, ठीक है। इस प्रकार से ये आगे शिक्षा पद्धति, ये चित्रकला की पद्धति बढ़ती जाती है, ठीक है। और ये आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि आपको एक एक चीज़ समझा सकूं। अगर कोई चीज़ इसमें रह जाती है तो आप इसमें आराम से पीडीएफ आपके पास अवेलेबल है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर, आप इसको आराम से दोबारा से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे जितना बताना था मैंने उसको बता दिया है, आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता दिया है और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको मैंने बता दिया है। लेकिन अब आपके सामने एक है 100 वर्ड्स का पूरा एक आइडियल आंसर। आइडियल आंसर ये होता है कि आपको इन जितना भी हमने पढ़ा है उसको समेटने का प्रयास करना है 100 वर्ड्स में। लोअर पीसेस में लगभग 100 वर्ड्स का आता है और 150 वर्ड्स आता है अपर पीसेस में। तो लोअर पीसेस के हिसाब से 100 वर्ड्स का ये मैंने प्रयास किया है, आप इसे देख सकते हैं। पवार वंश की प्रशासनिक व्यवस्था, तो मैं पढ़ते जाता हूँ, आप एक बार मेरे साथ देख लेंगे। पवार सत्ता की संपूर्ण शक्तियाँ राजा के हाथों में थी, हमें समेटना है 100 वर्ड्स में हर चीज़ को, ठीक है। वह प्रजा के हृदय में एक बोलांदा बद्रीनाथ के रूप में जाना जाता था, ठीक है। राजा अपने मंत्रिमंडल की सहायता से प्रशासन चलाता था। शासन व्यवस्था में वंशानुगत उत्तराधिकार की प्रथा थी और राजा के मुख्य पदाधिकारियों में वजीर, मुख्तार आदि थे, ठीक हो गया। राजा के बाद यह सबसे बड़ा उच्च पद था। दफ्तरी राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। राजगुरु द्वारा दरबार के समस्त धार्मिक कार्य संपन्न होते थे। दीवान आय व्यय का प्रमुख अधिकारी होता था। बख्शी सेना का वेतन अधिकारी होता था, ठीक है। और इस प्रकार से आप देखे जा सकते हैं। पवार काल में वकील का पद महत्वपूर्ण माना जाता था और वकीलों के मशहूर पुरिया नैथानी भी माना जाता था। ये आपको मैं बताना भूल गया, तो यहाँ पे हमने इस चीज़ की चर्चा कर दी है, ठीक है। उसके बाद गढ़वाल राज्य विभिन्न परगनों में बटा था। परगनों में राजा का एक फौजदार नियुक्त किया जाता था। परगनों में छोटी छोटी इकाई, पट्टियों आदि प्रशासन सियाणा के अधीन होता था, जिनका प्रमुख कार्य अपने क्षेत्रों से भू राजस्व एकत्र करना होता था, ठीक है। गढ़ राजाओं ने नेकचारी प्रथा भी शुरू करी थी, जो एक क्षत्रिय प्रतिनिधि होता था, जिसके अनुसार नेगियों को राजस्व का कुछ भाग दिया जाता था। सबसे छोटे इकाई ग्राम होता था, जिसका मुखिया प्रधान होता था। ये हमने बता दिया है। और सैन्य व्यवस्था के बारे में बताया गया कि स्थायी सेना भी होती थी, अस्थायी सेना भी होती थी, शांति व्यवस्था होती और थोकदार गोलदार आदि के बारे में इसको बता दिया था। राजा द्वारा सैनिकों को दी गई भूमि जागीर रौत कहलाती थी। हमने रौत के बारे में जिक्र भी कर लिया है, ठीक है। संकल्प भूमि के बारे में भी जिक्र कर लिया है। और साथ ही साथ जो आपका भूमि दी जाती थी और जागीर भूमि जो आपकी अधिकारियों को दी जाती थी। तो इस प्रकार हमने कोशिश करी कि ये 100 वर्ड में सिमट जाए और हमारे सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाए। ये आइडियल आंसर है और आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं जितना भी हमने इसमें पढ़ा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा।
और ये हमारा प्रयास जो हमने किया था कि क्वेश्चन फॉर्मेट में ना इस सेशन को लाकर, ठीक है, इसको हमने प्रयास किया है आपका पूरा लेक्चर फॉर्मेट में। अगर आपको पसंद आया तो आप इस पे अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट कर, ठीक है। और अगर पसंद नहीं आया तो हमें एक बार और सुधार करने का मौका जरूर प्रदान करिएगा, ठीक है। और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इसी प्रकार से आपको लेक्चर पसंद आता है तो फिर से हम लेक्चर फॉर्मेट में क्लास को अपलोड करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा टारगेट है कि किस तरह से MCQ सेट की जो सीरीज हमारे चल रही है वो आगे कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो ठीक है, बने रहिए स्टडी एड उत्तराखंड के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।